स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। बड़ा मजा आता है मुझे जब भी बजट का समय आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे कल ही डल गया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा, लेकिन आज बजट का दिन है। निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आपको वो 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना बजट के बारे में। 1947 से लेकर, देश की आजादी से लेकर अभी तक वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोड़ आए हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पड़ाव आए हैं, ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर कि इसको देखने के बाद आप बजट को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो उसका बैच आपको हमारे स्टडी IQ पर मिल जाएगा। अगर आप इस साल यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए एक पर्टिकुलर बैच लॉन्च किया गया है, वो आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच लेना हो, कोई भी लेना हो, हमारे वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिए हुए हैं सभी कोर्सेज के, एंड यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। जी हाँ, इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहां पर पहला पॉइंट। देखिएगा, देश के आजादी के पहले से भी, कहने का मतलब यह है कि बजट की जब हम बात करते हैं कि भारत के लिए बजट कब से पेश किया गया, 1947 से पहले ब्रिटिशर्स राज करते थे हमारे देश में। तो मैं आपको बता दूं 1860 में, जी हां, 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को बजट पेश किया था भारत के लिए। तो भारत के लिए स्पेसिफिक बजट पहली बार आया था 1860 में, और इसको प्रेजेंट किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। तो यह पहला चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। चलिए आते हैं 1947 में, मतलब देश आजाद हो गया, उसके बाद सबसे पहला बजट उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर RK शनुखम चेट्टी जी के द्वारा दिया गया था। और ये जो बजट था ना, ये दिया गया 26 नवंबर 1947। वैसे तो आप देखते होंगे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। तो ये जो बजट था ना, ये कोई फुल फ्लेज बजट आप नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार का रिव्यू था इकोनॉमी के लिए। और अगर आप इसके अंदर जो खर्चा हुआ था, मतलब जो पहला बजट था हमारा, उसमें जो खर्चा हुआ था ना, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर, सोच के देखिए, जितना भी बजट था उस समय 1947 में, उसमें 47%, लगभग 50% के आसपास जो खर्चा है वो हमने सिर्फ डिफेंस के ऊपर कर दिया था। तो इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि उस समय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जो पाकिस्तान के साथ तनाव था वो बना हुआ था। तो 47% डायरेक्टली जो पैसा है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर हमने कितना किया, 197 करोड़। मतलब आज के डेट में तो 197 करोड़ में तो कुछ नहीं होता है बजट के अंदर, लेकिन आप देख सकते हो सिर्फ 197 करोड़ का बजट था उस समय, और फिजिकल डेफिसिट यहां पर 24 करोड़ के आसपास था। तो डिफेंस सर्विसेज में ही हमने यहां पर 100 करोड़ के आसपास खर्च कर दिया था। फिर बाकी के भी आप देख सकते हो, जैसे रेफ्यूजीज वगैरह की प्रॉब्लम थी, 11% पैसा हमने रेफ्यूजीज पर खर्च किया था। तो ये उस तरह का लगभग आपको बजट देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं 1955 तक। अगर आप देखोगे ना, जो बजट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही पेश किया जाता था। मतलब अभी आप देखोगे ना, जब निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है, कुछ इस तरह का आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, जहां पर आपको हिंदी और जो इंग्लिश है दोनों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन 1955 तक सिर्फ इंग्लिश में ही दिया जाता था। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, तो वैसे तो बजट कौन पेश करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पेश करते हैं बजट, ठीक है। लेकिन पहली बार कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने खुद बजट दिया था, ये खुद पहले हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, 1958 से 59 का जो बजट था उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद प्रस्तुत किया था। और बाकी के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे देश में जिन्होंने खुद बजट पेश किया है, तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन्होंने भी खुद से भी बजट पेश किया हुआ है। फिर नेक्स्ट यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना जरूरी है कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बजट पेश किया, कितनी बार पेश किया है। तो आप देख सकते हो मोरारजी देसाई जी, जो कि 10 बार बजट पेश किया है उन्होंने। तो सबसे ज्यादा इन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया है। पहले विमेन की बात करें, देखो एक्चुअली क्या है ना, कि अगर हम पूरी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया वो तो निर्मला सीतारमण जी हैं। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भी यहां पर उन्होंने बजट पेश किया था 1970-71 का, इसलिए वो पहली वुमेन है जिन्होंने यहां पर बजट पेश किया। लेकिन अगर हम एज अ फाइनेंस मिनिस्टर देखें तो वो थी निर्मला सीतारमण जी, फुल फ्लेज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, यहां पर एक कहा जाता है ब्लैक बजट के बारे में। एक्चुअली 1973-74 वाला जो बजट था ना, इमरजेंसी के जस्ट पहले वाला बजट,
बजट, उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बजट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा हाई चला गया था। उस समय के हिसाब से आप देखोगे 550 करोड़ रुपए बहुत होते थे। तो ये बजट डेफिसिट काफी ज्यादा था उस समय, मतलब कि सरकार की रेवेन्यू कम थी, खर्चा ज्यादा था, इसकी वजह से इसको हाई बजट डेफिसिट बजट बोला गया। एंड ये पेश किया गया था उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव बी चौहान जी के द्वारा। फिर अगर हम देखें जो एक इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है, हमेशा से मैं यही कहता हूं कि जब भी हम भारत की अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हैं तो उसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991 और एक होता है 1991 के बाद क्या रहा। क्योंकि 1991 ऐसा समय था जिसमें बड़े बड़े बदलाव किए गए और इसी की वजह से मनमोहन सिंह के द्वारा जो 1991 में बजट पेश किया गया था उसको द एपोकल बजट भी कहा जाता है। एपोकल मतलब कि काफी बड़े चेंजेस लाना। तो हम सबको पता है किस तरह से एलपीजी रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन करना, कितने सारी चीजों में, मतलब एक ऐसा पड़ाव जहां पर पूरे देश की दिशा और दशा बदल गई 1991 के बाद। आई एम श्योर हम सब जानते हैं, इसको दोहराने की बात नहीं। उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, इनको भी काफी अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैक किया था मनमोहन सिंह जी को, वो काबिले तारीफ है। ठीक है, तो 1991 द एपोकल बजट कहा जाता है। और 1991 का बजट जो था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो सबसे लंबा बजट था। लंबा इन अ सेंस की जो नंबर ऑफ वर्ड्स अगर आप देखोगे ना, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला था 1991 में, तो वर्ड्स के मामले में, शब्द जो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा शब्द थे 18,650 वर्ड्स के आसपास। तो 1991 का सबसे लॉन्गेस्ट होता है। लेकिन अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, मतलब कि कितने लंबे समय तक बोला गया है, तो वो निर्मला सीतारमण जी ने जो 2020 का बजट था उसके अंदर उन्होंने बोला था। तो टाइम के हिसाब से निर्मला सीतारमण जी का सबसे लंबा बजट है, यहां पर वर्ड्स के हिसाब से मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा बजट है। उसके बाद आता है 1997-98 का जो बजट है, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी के द्वारा लाया गया था। उसको बेसिकली ड्रीम बजट कहते हैं। ड्रीम बजट इसलिए बेसिकली उस समय कहा गया क्योंकि उस समय जो रेट्स थे, जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इन सब में काफी कटौती की गई। क्योंकि उसके पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था ना, यहां पर समझ में आया कि रेट्स इतना ज्यादा हैं, जो टैक्सेस इतना सरकार लगा रही है, उसकी वजह से कोई टैक्स भरना ही नहीं चाहता था। अब आप टैक्स अगर कम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर ऑफिशियल आना चाहेंगे, यहां पर खुद टैक्स भरना चाहेंगे। तो यही किया गया, यहां पर टैक्सेस में भारी गिरावट की गई और यह देखने को मिला कि फिर लोग ज्यादा टैक्स भर रहे हैं और इसी की वजह से टैक्स इतना गिराया गया। इसकी वजह से इसको ड्रीम बजट के तौर पर भी देखा जाता है 1997-98 का जो बजट है। उसके अलावा अगर हम देखें सन 2000, अब देखो यहां पर 2000 कहने का मतलब यह है कि मिलेनियम, मतलब कि 2000 साल पूरा होना, मतलब 1000, 2000, अब हम 3000 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो इसी की वजह से मिलेनियम का मतलब होता है 1000। इसीलिए यशवंत सिन्हा जी के द्वारा जो बजट था ईयर 2000 का, इसको मिलेनियम बजट कहते हैं। और बताया जाता है कि यह जो बजट था उसने हमारे आईटी सेक्टर को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कि आज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज अपना, तो उसके अंदर एक रिवोल्यूशन लाकर रख दिया ये जो बजट था। तो इसलिए इसको मिलेनियम बजट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, 2001 के पहले, जी हां, 2001 के पहले जो बजट पेश किया जाता था, क्या आपको पता है, वो शाम को होता था। जी हां, अभी तो क्या है, सुबह 11 बजे होता है जब लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है सुबह सुबह, लेकिन ये पहले शाम को 5 बजे होता था। लेकिन इसका कारण क्या है, आखिरकार 5 बजे क्या है, मतलब करने की जरूरत क्या है 5 बजे? सब लोग सुबह उठ रहे हैं, भारत के टाइम से हिसाब से होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, अभी तक हम कॉलोनियल माइंडसेट के हिसाब से चल रहे थे। पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स के टाइम में यहां पर, क्योंकि भारत में जब शाम 5 बजता था तो इंग्लैंड में यहां पर सुबह होती थी। तो क्योंकि यहां पर इंग्लैंड को एक तरह से बजट दिया जाए भारत का, इसलिए यहां पर भारत में शाम को कराया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसको बदलने की जरूरत थी फाइनली, मतलब कि आप सोचिए 50 साल के बाद जो है, देश की आजादी के बाद इसको बदला गया और फाइनली इसको 11 बजे किया गया। जो बजट है 11 बजे होता है। इसके अलावा एक और जो बड़ा चेंज किया गया वो आया 2017 में। एक्चुअली पहले क्या होता था कि जो बजट है वो फरवरी के आखिरी डेट को किया जाता था। अगर 27 का पूरा महीना है फरवरी का तो 27 को होगा। अगर 28 डेज का महीना है फरवरी का, ओके सॉरी मैंने 27 बोल दिया। अगर 28 डेज का महीना है तो 28 को कराया जाता था, और अगर लीप ईयर है, मतलब 29 का महीना है, 29 डेज का महीना है, तो 29 को जो बजट है वो पहले पेश होता था, फरवरी के एंड में होता था। लेकिन अरुण जेटली जी ने 2017 से ये जो ट्रेंड है उसको चेंज कर दिया और कहा कि नहीं, हर फरवरी 1 फरवरी को जो बजट है वो हमेशा से अब पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ा जो चेंज किया गया, पहले आपने देखा होगा जो यूनियन बजट होता था उसके एक दिन पहले
रेल बजट पेश किया जाता था। जी हाँ, लेकिन रेल बजट को यूनियन बजट में ही मर्ज कर दिया गया। मुझे तो याद है रेल बजट जब होता था तो रेलवे मंत्री खड़े होते थे और एक मतलब अलग ही माहौल होता था। मतलब उस रेल बजट के दौरान सब हर एक जो एमपी है वो ये देखता था कि क्या वहां से उनके जगह से कोई नई ट्रेन स्टार्ट हुई नहीं हुई। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गया था और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इसको हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत पॉलिटिक्स होती है इसको लेकर। तो फाइनली इसको मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट में। अब वित्त मंत्री थोड़ा बहुत अनाउंस करते हैं जो भी है रेल के बारे में और उसका जो अलॉटमेंट है पैसा वो यहाँ पर कर दिया जाता है। जाने से पहले और एक और 2-3 फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां पर पहली बार 1958-59 में जो बजट पेश किया था उसमें गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था कि लोग गिफ्ट के तौर पर चीज़ों को दे देते थे, ज़्यादा कहते थे ये मुझे गिफ्ट में मिला है, तो इसको लेकर कोई टैक्स नहीं लगता था और अपना पैसा छुपाने के लिए लोग गिफ्ट के तौर पर देने लगे। बहुत ज़्यादा गिफ्ट बढ़ने लग गया कि मुझे ये संपत्ति मिली है गिफ्ट में, मुझे वो मिला है, तो उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाती कि यहाँ पर चलो अब गिफ्ट मिल रहा है कोई नहीं, हम उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। ऐसा हुआ था 1958-59 में जब खुद नेहरू जी ने बजट पेश किया था। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोच के देखिए इतना इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, 1990s में जाकर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना। पहले 3 साल तक, देश की आजादी के पहले 30 साल तक यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया गया था बजट के अंदर। आज की डेट में हर सेंटेंस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बजट में, आप देखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये देखो ये तो वैसे आया था 2017 से इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन ये जो पूरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों, इसकी शुरुआत अब पहली बार अगर हम देखें बजट में कब लाया गया, जीएसटी का शब्द कब लाया गया, ये लाया गया था 2006 में जब पी चिदम्बरम जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आई एम श्योर कि आप सभी को बहुत मजा आया होगा ये सब जानकर। एंड ये जो बजट है दोस्तों वो आज शाम लगभग 4-5 बजे के आसपास जो है वो मैं आपको ले आऊंगा स्टडी IQ पर, देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, मतलब सरकार जो ज्यादा खर्चा करती है और फाइनेंस कराती है, बोरो करती है, वो किसके लिए किया जाता है? ये जो रिसोर्सेज जुटाए जाते हैं वो किस चीज के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।